नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से यानी लगभग एक महीने से मैं आपके बीच नहीं आया और उसकी जो वजह थी वो स्वास्थ्य कारण थे और अभी कुछ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तो फिर मैं आपके बीच में आया हूँ। और हमारा एक जो टॉपिक था हमने शुरू किया था राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित, और उसमें हमने सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात की थी। आज हम उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे और जो हमने पीछे जो लगभग 20-22 दिन पहले एक क्लास में यानी हमारे जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था उसके बारे में भी कुछ दौरान करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ आया हूँ और आप पहले की तरह ही यानी अपने साथ जुड़े रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, हम आज राजस्थान के प्रजामंडल के जो हमारा टॉपिक था जयपुर प्रजामंडल, इस जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल में सबसे पहले हमने एक नाम पढ़ा अर्जुन लाल सेठी का, एक नाम पढ़ा था अर्जुन लाल सेठी का। हमने पढ़ा कि अर्जुन लाल जो सेठी थे वो महाराजा कॉलेज से इन्होंने बीए की थी और अर्जुन लाल सेठी को सरकारी नौकरी का ऑफर भी मिला था और इन्होंने उस नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया और इन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इसके अलावा हमने इसके बारे में पढ़ा कि 1908 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान में एक विद्यालय की स्थापना की और उसी विद्यालय से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन होता था। इसके अलावा हमने इसी अर्जुन लाल सेठी के बारे में एक और बात की थी कि अर्जुन लाल सेठी है उसने 20वीं सदी के प्रारंभ में जयपुर रियासत से सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से अंग्रेजों का जो विरोध किया था, सबसे पहले वो आपका अर्जुन लाल सेठी था। तो आपको यानी इसके बारे में ये 2-3 बातें याद रखनी है। उसके बाद में हमने एक बात की थी, एक नाम पढ़ा ठाकुर कल्याणमल। ठाकुर कल्याणमल ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने 1922 ईस्वी में, हमने पढ़ा कि 1922 ईस्वी में इसके साथ में एक व्यक्ति और था श्यामलाल वर्मा। पिछले वीडियो में हमने वहां पर रमेश चंद्र व्यास पढ़ लिया था। अगर आप उसको भी ऐड करना चाहो तो श्यामलाल वर्मा करना है आपको वहां पर ऐड, तो वो थोड़ा करेक्शन है वो आप उसमें सुधार कर लेना। तो ठाकुर कल्याणमल और उनका एक सहयोगी था श्यामलाल वर्मा, इन्होंने 1922 ईस्वी में जयपुर रियासत में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने के लिए आंदोलन किया था। और हमने पढ़ा था कि उससे पहले जयपुर रियासत में जो राजकीय भाषा थी उसके तौर पर फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था और इनके प्रयासों से लोगों की बोलचाल की भाषा में, इसके अलावा यानी लिखने में, और इसके अलावा यानी जयपुर रियासत में भी 1922 के बाद में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद में हमने एक बात की थी, एक अन्य व्यक्ति पढ़ा जमनालाल बजाज। जमनालाल जो बजाज थे, इन्होंने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी, जो खादी कार्यक्रम था उसको बढ़ावा देने के लिए। और इनका जो चरखा संघ था, उस चरखा संघ ने लोगों में जन जागृति पैदा करने का भी कार्य किया था। तो हमने ये 2-3 नाम हमारे प्रजामंडल की शुरुआत से पहले पढ़े, अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर कल्याणमल और जमनालाल बजाज। इनके बारे में आपको एक-एक, 2-2 जो मुख्य बातें हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे जयपुर प्रजामंडल में हमने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में पढ़ा था कि जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है उसके बारे में हमने बात की।
तो हमने पढ़ा कि जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है सबसे पहले 1931 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है? 1931 ईस्वी में होती है। और जयपुर प्रजामंडल हमारे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी जो स्थापना की वो कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने की थी, परंतु कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण जो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है वो जयपुर प्रजामंडल है कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सका। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है 1937 ईस्वी में इसका क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? 1937 ईस्वी में हमारे जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के समय हमने पढ़ा कि इसका जो पुनर्गठन है वो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने किया। जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने, चिरंजी लाल मिश्रा है वो इसके उपाध्यक्ष बने, हीरालाल शास्त्री इसके सचिव बने और कपूर चंद पाटनी है वो संयुक्त सचिव बने। उसके अलावा हमने जयपुर प्रजामंडल के उद्देश्यों के बारे में बात की कि जयपुर प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य यह था कि एक तो महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। हमने प्रजामंडल की शुरुआत में ही पढ़ा था कि प्रजामंडल आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना रियासतों में की जाए। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, और दूसरा जो उद्देश्य था जनता के जो अधिकार है वो जनता को दिलाना या जन अधिकार प्राप्त करना, इसका दूसरा उद्देश्य था। इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के बाद में यानी इसकी पुनर्गठन के बाद 1937 में प्रजामंडल की तरफ से कुछ मांगे की गई, और उस मांगों में हमने पढ़ा कि जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक तो धारा सभा की स्थापना करने के लिए उसमें 2 सदन होने चाहिए धारा सभा में, उसकी स्थापना करने की बात रखी या मांग की। इसके अलावा लाग बाग जो था उसको कम करने की मांग रखी। इसके अलावा लोगों को बोलने, लिखने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता से संबंधित बात रखी। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जयपुर जो प्रजामंडल है इसने एक मांग ये रखी कि जो अकालग्रस्त क्षेत्र है उन अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को लगान में राहत देनी चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा एक नाम F.L. यंग। क्या नाम पढ़ा? F.L. यंग। F.L. यंग था, F.L. यंग। ये जो F.L. यंग था ये हमारे जयपुर रियासत का इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस था। तो ये जो F.L. यंग है इसको जो प्रजामंडल की स्थापना होती है तो ये प्रजामंडल की मांगों से चिंतित हो जाता है, घबरा जाता है कि प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है उनका ये उद्देश्य है कि वो महाराजा को हटाना चाहते हैं। और तब इसने हीरालाल शास्त्री को एक पत्र लिखा और उसके माध्यम से इसने कहा कि आपको समाज सुधार के कार्य करने चाहिए। उसके बाद में हमने बात की कि हीरालाल शास्त्री ने इस F.L. यंग को एक पत्र लिखा 24 जुलाई 1937 में, और उसमें हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल की जो मांगे थी या प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था वो जाहिर किया। और हीरालाल शास्त्री जी ने बताया कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम महाराजा को हटाएं। हमारा उद्देश्य है कि महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, महाराजा व जनता के मध्य संबंध है वो अच्छे हों, कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नति हो। इस प्रकार की मांगे हमारे जयपुर प्रजामंडल के यानी हीरालाल शास्त्री ने F.L. यंग को यानी बताया कि हमारी जो मांग है वो महाराजा को हटाने की नहीं है और हमारा उद्देश्य ये। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन होता है। वहां पर एक हमारे से त्रुटि हो गई थी, वहां पर भी आपको सुधार करना और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से क्या है
यानी मेरे साथ जुड़े नहीं, और हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं उन्होंने उसको एकदम कन्फर्म यानी याद भी कर लिया या उनके कंफ्यूज भी हुआ है, तो यानी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप वहां पर सुधार करना कि हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन होता है, कब होता है? 8-9 मई 1938 में। 8-9 मई 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? जयपुर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बजाज थे, जमनालाल बजाज। जयपुर में हुआ और अध्यक्षता किसने की? बजाज के द्वारा अध्यक्षता की। ये बात भी हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आप वहां पर जो 1939 से लिखा हुआ है वहां पर 1938 कर लेना। इसके अलावा हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसने अपनी जो मांगे थी वो यहां पर पुनः दोहराई। और उसके बाद में क्या है कि जो हमारी जयपुर रियासत है उसके द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है। कब किया जाता है? 30 मई को। 30 मई को आदेश पारित किया जाता है 1938 में। और उसमें जयपुर रियासत के द्वारा यह कहा जाता है कि जो भी गैर पंजीकृत संस्था है उनको सभा करने और सम्मेलन करने का अधिकार नहीं है, यानी सभा और सम्मेलन पर उनकी रोक लगा दी गैर पंजीकृत संस्था की। और हमारा जो जयपुर प्रजामंडल 1937 में उसका पुनर्गठन हुआ वो एक गैर पंजीकृत संस्था थी। इसके अलावा जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो उसके गैर पंजीकृत संस्था के सदस्य नहीं बन सकते, या उनकी जो सदस्यता थी उसको अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद में हमारे जयपुर प्रजामंडल के द्वारा 30 नवंबर 1938 में 30 नवंबर 1938 में जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और या एक अपनी मीटिंग बुलाई जाती है। और उसमें जयपुर प्रजामंडल ने फिर अपनी मांगे दोहराई, यानी जो पीछे की मांग थी वो भी दोहराई और इसके अलावा दो अन्य मांगे भी उसमें जोड़ी। वो थी कि नगर पालिका की जो चुनाव है वो होने चाहिए, और इसके अलावा नगर पालिका के चुनाव के अलावा जो विवाह और मृत्यु भोज पर जो अत्यधिक खर्च होता है उस खर्च में कानून बनाकर कटौती की जाए। यहां तक दोस्तों हमने बात की थी हमारे पिछले वीडियो में, और जो दो आपको सुधार करने थे मैंने आपको बता दिए और वहां पर आप सुधार करना। एक तो हमने ठाकुर कल्याणमल के साथ एक नाम पढ़ा था रमेश चंद्र व्यास, जो गलती से आपको बता दिया गया, वहां पर आपको श्यामलाल वर्मा नाम करना है। और दूसरा जो हमारा जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन होता है वो 1938 में होता है, और जयपुर रियासत के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है वो 30 मई 1938 को किया जाता है। और फिर जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक सभा का या सम्मेलन का आयोजन करके और 1938 में 30 नवंबर 1938 में अपनी मांगों को पुनः दोहराया गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। आगे जयपुर प्रजामंडल में आगे क्या होता है? आगे हमारे जयपुर प्रजामंडल में क्या होता है कि 16 दिसंबर 1938 ईस्वी को हमारे जो जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उस जमनालाल बजाज के जयपुर रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी। क्या कर दिया? जो हमारे जमनालाल बजाज थे उन पर 16 दिसंबर 1938 को राज्य सरकार के द्वारा उनका जयपुर रियासत में जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद में हमारी जो जयपुर प्रजामंडल था उस जयपुर प्रजामंडल के द्वारा क्या किया जाता है? फरवरी 1939 को सत्याग्रह
आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ये जो सत्याग्रह आंदोलन फरवरी 1939 को शुरू हुआ, उसके बाद यानी 11 फरवरी को जमनालाल बजाज है, उन्होंने राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करके और जयपुर रियासत में 11 फरवरी को क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। 11 फरवरी तो जमनालाल बजाज ने 11 फरवरी 1939 को जयपुर में बजाज ने क्या किया, प्रवेश किया और राज्य सरकार का जो आदेश था उसका क्या कर दिया, उल्लंघन। जो 16 दिसंबर 1938 को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला कि जमनालाल बजाज है, उनका जो प्रवेश है वो जयपुर रियासत में प्रतिबंधित है। अब जब ये 11 फरवरी 1939 को जयपुर रियासत में पहुंचे तो उसी दिन इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा हमारे जो प्रजामंडल के अन्य जो नेता थे, हीरालाल शास्त्री, इसके अलावा कपूर चंद पाटनी, इसके अलावा चिरंजी लाल और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हंस डी राय, इनको भी क्या है, उसी दिन 11 फरवरी को जयपुर रियासत की द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यानी जब जमनालाल बजाज इस सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने प्रवेश किया और 11 फरवरी को, तो उसी दिन इनको क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया और प्रजामंडल के जो अन्य प्रमुख नेता थे या कार्यकर्ता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया और इनकी रिहाई के लिए अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग उठाई गई। और उसके बाद में क्या होता है कि महात्मा गांधी के कहने पर जो जयपुर रियासत के प्रजामंडल के द्वारा फरवरी 1939 में जो सत्याग्रह शुरू किया था, अनेक कार्यकर्ता उस समय जेल गए। 18 मार्च 1939 को गांधी जी की सलाह पर उस सत्याग्रह आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। यहां पर क्या कर दिया, 18 मार्च को स्थगित कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि जयपुर रियासत के जितने भी कार्यकर्ता बंदी बनाए गए थे, प्रमुख नेता और अन्य कार्यकर्ता, उसके बाद में हमारी जो जयपुर रियासत है उसकी अगस्त 1939 में, अगस्त 1939 में, तो अगस्त 1939 में जयपुर प्रजामंडल और जयपुर रियासत के मध्य एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत जो सत्याग्रह आंदोलन के समय जितने भी नेता या कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, छात्र वर्ग के जो भी जितने भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, उन सभी को क्या है, छोड़ दिया और हमारे जयपुर प्रजामंडल को मान्यता दे दी। तो दोस्तों एक बार हम यहां से दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938 को होता है, जयपुर में होता है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। 30 मई 1938 को राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है और आदेश क्या था, आदेश ये था कि जो भी गैर पंजीकृत संस्था है वो सभा और सम्मेलन नहीं कर सकती और राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी है उनके सदस्य नहीं बन सकते। 30 नवंबर 1938 को जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक सभा का आयोजन करके और अपनी मांगे हैं वो पुनः रखी गई और 2 नई मांगे उसमें शामिल की कि नगर पालिकाओं की चुनाव किए जाए और विवाह और मृत्यु भोज में जो अत्यधिक खर्च होता है उसमें कानून बनाकर क्या की जाए, कटौती की जाए। तो ये बातें आपको, ये जो 2 बातें आपको याद रहे ना रहे, हमारा जो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो 8-9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। ये बात आपको याद रहनी जरूरी है। उसके बाद में 16 दिसंबर 1938 को बजाज जो हमारे प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उनका जयपुर रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी। फिर फरवरी 1939 में जयपुर प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है
कि जयपुर प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन है उसकी शुरुआत कब की गई, तो वो फरवरी 1939 को की गई। उसके बाद में 11 फरवरी को जमनालाल बजाज है वो जयपुर आते हैं और उसी दिन जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्रा, हर्ष डी राय आदि जो प्रजामंडल के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया और अन्य जो कार्यकर्ता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। फिर गांधी जी की सलाह पर 18 मार्च 1939 को जयपुर प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद में क्या होता है, अगस्त 1939 में फिर हमारे जो जयपुर रियासत है और प्रजामंडल है उसके मध्य एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता बंदी बनाए गए थे उन सभी को जेल से छोड़ दिया और इसके अलावा प्रजामंडल को भी मान्यता दे दी गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल का जो हमारा प्रथम अधिवेशन पड़ा, हम दूसरे अधिवेशन के बारे में बात करें तो दूसरा जो अधिवेशन है जयपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा जो अधिवेशन है वो कब होता है, वो 25 मई 1940 को जयपुर में ही होता है और जमनालाल बजाज ही उसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो हमारे जयपुर प्रजामंडल का दूसरा जो अधिवेशन है 25 मई 1940 को हुआ और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर में हुआ और प्रजामंडल के द्वारा जो अपनी पहले की मांग थी वो यहाँ पर दोहराई गई। उसके बाद में हमारे जयपुर प्रजामंडल का, और दूसरे में आपको एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारे शेखावाटी क्षेत्र में या सीकर क्षेत्र के जो किसान आंदोलन थे उनका भी यहाँ पर प्रजामंडल ने समर्थन किया था अपने दूसरे अधिवेशन में। इसके अलावा हम बात करें तो जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन, ये जो अधिवेशन है नवंबर 1941 में सीकर में, कहां हुआ, सीकर में, और इसकी जो अध्यक्षता है वो भी जमनालाल बजाज ने की थी। तो हमारे जो तीनों अधिवेशन थे 8-9 मई 1938 को उसकी अध्यक्षता भी जमनालाल बजाज ने की, 25 मई 1940 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी जमनालाल बजाज ने की, और तीसरा जो अधिवेशन नवंबर 1941 में हुआ उसकी अध्यक्षता सीकर में जो हुआ था जमनालाल बजाज ने की। यहाँ पर जो कार्यकारिणी के सदस्य थे तीसरे अधिवेशन में, उनमें क्या है, मतभेद हो गया कार्यकारिणी सदस्यों में। तो फिर यहाँ पर एक नया मूड आ गया हमारे जयपुर प्रजामंडल में और उसके कारण जयपुर प्रजामंडल है कुछ हद में कमजोर भी हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे कपूर चंद पाटनी थे, कपूर चंद पाटनी, उनका जो है जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें मतभेद हो गया और इसी कारण कपूर चंद पाटनी ने क्या किया, प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया। जो हमारा जयपुर प्रजामंडल था वो तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला था, ठीक है, और जो हमारा कपूर चंद पाटनी वाला जो प्रजामंडल प्रगतिशील दल जो इन्होंने इस सीकर के अधिवेशन के बाद बनाया, तो ये जो अपनी मांगे हैं उनको मनवाने के लिए बल का प्रयोग करते थे, या हम यूं कहते हैं जो हमारे गर्म दल के नेता थे उसी प्रकार कपूर चंद पाटनी का जो ये प्रजामंडल प्रगतिशील दल था वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी मांग रखता था। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जयपुर प्रजामंडल है इस तीसरे अधिवेशन में कुछ हद तक क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है
और उसके बाद में हम आगे की अब जब बात करें तो अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और हमारा जयपुर प्रजामंडल। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको पता ही है, अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई। और हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें आपको यह भी पता है कि जयपुर रियासत में उस समय कोई गतिविधि नहीं हुई। कारण क्या था? उस समय जयपुर रियासत का एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था मिर्जा इस्माइल। और इधर हमारी जो प्रजामंडल की जो बागडोर थी वो किसके पास आ गई उस समय? हीरालाल शास्त्री के पास। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य क्या हो गया? एक समझौता हो गया। समझौता यह था कि मिर्जा इस्माइल ने कहा, क्योंकि हमारे प्रजामंडल की क्या मांग थी कि महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और जनता को उसके अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार की उन्नति, वो सभी क्या है? जन अधिकार थे। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य यहाँ पर समझौता हो जाता और उस समझौते के तहत प्रजामंडल ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको जयपुर रियासत में शुरू न करने का निर्णय ले लिया। यहां पर हम एक नाम पढ़ते हैं, बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र, यहां से आपका क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। बाबा हरिश्चंद्र है, इसने क्या है? यहां पर आजाद मोर्चा का गठन किया। आजाद मोर्चा का गठन किया और इस आजाद मोर्चा में इसके जो सहयोगी थे उसमें एक थे रामकरण जोशी। रामकरण जोशी, इसके अलावा हंस डी राय, इसके अलावा कपूर चंद पाटनी, इसके अलावा चिमनलाल कासनी वाला, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या है आपके इस बाबा हरिश्चंद्र के आजाद मोर्चा में इसका सहयोग किया। और इन्होंने क्या है हमारा जो जयपुर रियासत है उसमें अलग से प्रजामंडल से अलग होकर और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। बाबा हरिश्चंद्र का जो आजाद मोर्चा था उसके द्वारा कोई भी हिंसक घटना नहीं की गई इनके द्वारा, और इन्होंने शांति प्रिय तरीके से लोगों में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया। परंतु यहां पर हमने पढ़ा कि ये जो मिर्जा इस्माइल था इसने हीरालाल शास्त्री को मना लिया। तो प्रजामंडल के द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू नहीं किया गया तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन करके उसकी शुरुआत की। अब जब हीरालाल शास्त्री ने अपनी जो मांग थी वो मिर्जा इस्माइल के सामने रखी तो उसने कहा कि आपकी जो मांग है उन पर जल्द यानी तुरंत कार्यवाही की जाएगी, यानी जल्दी से जल्दी उत्तरदायी सरकार की महाराजा की छत्र छाया में स्थापना की जाएगी। जब ये कार्य नहीं हो रहा था तो 16 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल को चेतावनी दी कि अगर आप उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं करते हैं तो हम भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो 16 सितंबर को जब चेतावनी दी तो इसी दिन इन दोनों व्यक्तियों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट यानी भद्रपुरुष समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है? भद्रपुरुष समझौता। उसमें आपको 4 बातें याद रखनी है। भद्रपुरुष समझौता में ज्यादा कोई उपयोगी है नहीं बातें आपको ये याद रखना है कि मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य
जो 16 सितंबर 1942 को समझौता हुआ उसे जेंटलमैन एग्रीमेंट या उसे भद्रपुर से समझौता कहते हैं। वो जो समझौता था उसमें क्या मांगे रखी गई? प्रथम मांग, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। क्या की जाए? उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। दूसरी मांग, जनता के जो अधिकार है वो उन्हें मिले। इसके अलावा सभा सम्मेलन करने की प्रजामंडल को क्या हो? छूट हो। तीसरे, जयपुर रियासत में बाहर से जो आंदोलनकारी आ रहे हैं उनका प्रवेश है उस पर रोक न हो। और चौथी, जयपुर रियासत अंग्रेजों की इस युद्ध के समय किसी प्रकार की जन और धन से सहायता नहीं करेगी। ये आपका भद्रपुर से समझौता था जिसमें आपकी 4-5 मुख्य बातें थी। अब क्या है कि मिर्जा इस्माइल ने आपके प्रजामंडल जो हमारा तीसरे अधिवेशन में कमजोर हो गया था उसको और कमजोर कर दिया। यानी बाबा हरिश्चंद्र, कपूरचंद पाटनी, चिमनलाल कासनीवाला, हंसडी राय, रामकरण जोशी, इसके अलावा दौलतमल भंडारी, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने जो आजाद मोर्चा का गठन करके और जो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन की जयपुर रियासत में शुरुआत की, तो इस मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री या प्रजामंडल को तो लालच देकर मना लिया और बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा जो आजाद मोर्चा का गठन किया गया उनको भी सितंबर के माह में उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और इसी कारण क्या है, हमारी जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई। यहां से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोई प्रकार की प्रजामंडल के द्वारा गतिविधि नहीं की गई, तो वो हमारी जयपुर रियासत थी। और आपका जो भद्रपुर समझौता है उसके बारे में भी कई बार यानी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चा का गठन किया उसके बारे में भी क्वेश्चन आए हुआ है। इसके अलावा हम आगे बढ़े, हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कार्यवाही चल रही थी, उसके बाद में क्या हुआ? अक्टूबर 1942 में क्या होता है? अक्टूबर 1942 में जयपुर रियासत के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया जाता है। और उस समिति का गठन करने का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जयपुर रियासत में महाराजा और प्रजा के मध्य संबंध अच्छे हो, इसलिए जन लोक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और यानी अन्य जो उद्योग, कृषि, व्यापार है उन पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया जिसमें जयपुर रियासत के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे, सामंत वर्ग के लोग शामिल थे और इसके अलावा प्रजामंडल के सदस्य शामिल थे। इस जो समिति है इसने जन व्यवस्था, शिक्षा, लोगों के मध्य जो आंदोलन की भावना थी उसको कम करने आदि पर जो अपनी जो रिपोर्ट है अप्रैल 1943 में महाराजा को सौंप दी कि आपको ये कार्य करने। उस समय क्या हुआ कि प्रजामंडल में और जयपुर रियासत के मध्य एक मतभेद हो गया। क्या मतभेद हो गया कि एक तो जो विधानसभा था उसमें प्रतिनिधित्व को लेकर, विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर और निर्वाचित सदस्यों की संख्या को लेकर प्रजामंडल और उनके मध्य क्या हो गया? राज्य सरकार के मध्य मतभेद हो गया। इसी कारण क्या है कि आपकी जो 1943 में रिपोर्ट आ गई उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसका दूसरा अधिवेशन 25 मई 1940 को होता है। कहां पर होता है? जयपुर में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तीसरा जो अधिवेशन है नवंबर 1941 में सीकर में हुआ, बजाज की अध्यक्षता में। कार्यकारिणी सदस्यों में मतभेद हो गया और कपूरचंद पाटनी ने
उस समय प्रजामंडल से अलग होकर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया, जो अपनी जो मांगे हैं उनको सख्ती से मनवाने पर बल देते थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, उनमें एक समझौता हो गया। इसी कारण प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत नहीं की। बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन करके इस आंदोलन की शुरुआत की और इनके जो सहयोगी थे और इनको बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। 16 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल को चेतावनी दी कि हमारी जो मांगे थी आपने पूर्ण नहीं की और हम आंदोलन की यानी भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद में इनके मध्य एक भद्र पुरुष समझौता हो जाता है और उसकी बातें आपको 3-4 बातें थी आपको बता दी, वो ज्यादा कोई उपयोगी है नहीं। अगर आप याद रखना चाहो तो रखो, न रखना चाहो तो कोई बात नहीं। फिर क्या है, अक्टूबर 1942 में जयपुर रियासत के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया जाता है और ये जो समिति थी, इस समिति में जयपुर रियासत के कर्मचारी और सामंत वर्ग के लोग और हमारे प्रजामंडल के सदस्य भी शामिल थे। इस समिति को जन व्यवस्था, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा जनता और सरकार के मध्य संबंध अच्छे किस प्रकार से किए जाए, उन सभी बातों पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस समिति ने अप्रैल 1943 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके बाद में क्या होता है कि जयपुर सरकार और प्रजामंडल के सदस्यों के मध्य क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और किस बात को लेकर हो जाता है, तो वो मतभेद होता है कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर और निर्वाचित सदस्यों की संख्या को लेकर। इसी कारण क्या है, अब हम यानी 1945 के बारे में बात करेंगे, सीधा 1943 से 1945 के बारे में। तो यहां तक आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 1945 में जयपुर रियासत में चुनाव करवाए जाते हैं विधानसभा और प्रतिनिधि सभा के। प्रतिनिधि सभा की 125 सीटें थी, यानी प्रजामंडल इनमें शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु प्रजामंडल वो कमजोर हो चुका था, न चाहकर भी प्रजामंडल उसमें शामिल हुआ। प्रतिनिधि जो सभा थी, प्रतिनिधि सभा, इसकी 125 सीटें थी। उनमें से हमारे जो प्रजामंडल है उसको 27 सीटें ही मिली। कितनी मिली? 27। और जो दूसरा सदन था विधानसभा, विधानसभा, इसकी कुल 51 सीटें थी। कितनी थी? 51 सीटें। और उसमें से हमारा जो प्रजामंडल है उसको मात्र 3 सीट प्राप्त हुई। तो प्रजामंडल का जो वैसे ही क्या है कि जो ये जो समिति थी हमने पढ़ा, तो उस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि महाराजा ने जो सुधार किए तो उस सुधारों में भी उसने अपना ही हित देखा, यानी जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी। इसी कारण जो हमारा प्रजामंडल था वो कमजोर हो गया। और हमने पढ़ा कि प्रजामंडल पहले ही कमजोर था। 1945 में जो चुनाव हुए उसमें प्रजामंडल भाग नहीं लेना चाहता था, फिर भी उन्हें भाग लेना पड़ा। और उस समय प्रतिनिधि सभा की 125 में से 27 सीट और विधानसभा की 51 में से 3 सीटें प्रजामंडल को मिली। फिर क्या है कि हमारे प्रजामंडल से एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है 15 मई 1946 को, 15 मई 1946 को। और मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए वो व्यक्ति थे दौलतमल
भंडारी, यानी इनको क्या है, जयपुर रियासत के द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। और यहां से कुछ जो हमारे बड़े एग्जाम है हमारे राजस्थान के, उनमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो प्रथम व्यक्ति था जिसे प्रजामंडल की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया वो दौलतमंद भंडारी था। 15 मई 1946 को उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा हम हमारी जो प्रजामंडल की अंतिम बात जो करते हैं वो है मार्च 1947 की। मार्च 1947 में क्या होता है कि हमारा जो प्रजामंडल है उसका क्या हो जाता है, उसमें एक कुछ नया सुधार किया जाता है और उसमें नया जो मंत्रिमंडल है या राज्य सरकार ने जो विधानसभा का जो गठन किया था उसमें एक नए मंत्रिमंडल का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है कुछ सुधार कर मार्च 1947 में। तो 27 मार्च की ये तारीख है, 27 मार्च 1947 में अपनी जो सरकार थी उसने कुछ व्यवस्था में सुधार करके और नए मंत्रिमंडल की स्थापना की। उस नए मंत्रिमंडल में हमारे जो हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री उस मंत्रिमंडल के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। क्या बने, मुख्यमंत्री बने। उस मंत्रिमंडल में एक आपके रामकरण जोशी, एक आपके दौलतमल भंडारी, और इसके अलावा 2 सामंत वर्ग से जो व्यक्ति थे उन 2 सामंत वर्ग के व्यक्तियों को भी यहां पर मंत्री बनाया गया। तो मार्च 1947 में जयपुर रियासत ने अपनी जो विधानसभा की जो व्यवस्था की थी उसमें कुछ सुधार किया और नए मंत्रिमंडल का गठन किया। उस मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष है या उसके जो मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री बने, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और 2 सामंत वर्ग से 2 व्यक्तियों को उसमें मंत्री बनाया गया। हमारा जो यहाँ पर जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया, इस नए मंत्रिमंडल ने वृहद राजस्थान संघ के निर्माण तक कार्य किया और उसके बाद में हम हीरालाल शास्त्री के बारे में हमने पढ़ा ही है राजस्थान के एकीकरण में कि वो हीरालाल शास्त्री है, वो वृहद राजस्थान संघ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आप दोबारा यहाँ पर देखो कि 1945 में जयपुर रियासत में विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी जो 1943 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस रिपोर्ट में जो विधानसभा में मनोनीत सदस्यों का जो सदस्यता थी वो ज्यादा थी और इसी कारण प्रजामंडल इस चुनाव में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु प्रजामंडल है वो कमजोर हो चुका था और जयपुर रियासत उसे कमजोर करना और चाह रही थी। 1945 में जो चुनाव हुए, प्रतिनिधि सभा के 125 जो सीटें थी चुनाव की उसमें से 27 और विधानसभा की 51 में से 3 सीटें इनको प्राप्त हुई, यानी इनका कोई भी व्यक्ति प्रारंभ में मंत्री नहीं बनाया गया। फिर 15 मई 1946 में प्रजामंडल की तरफ से दौलतमल भंडारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके बाद में मार्च 1947 को राज्य सरकार ने कुछ अन्य सुधार करके मंत्रिमंडल में और नया मंत्रिमंडल का गठन किया जिसमें हीरालाल शास्त्री है वो क्या बने, मुख्यमंत्री बने, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और इसके अलावा 2 व्यक्ति सामंत वर्ग से थे, उनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया। और ये जो हमारा मंत्रिमंडल था, इस मंत्रिमंडल ने वृहद राजस्थान के निर्माण तक कार्य किया और उसके बाद में हमने जो आगे की बातें हैं वो राजस्थान के एकीकरण में पढ़ रखी है। तो दोस्तों ये हमारे जयपुर रियासत का प्रजामंडल आंदोलन था और पिछले कुछ दिनों से मैं आपके बीच नहीं आया। प्रारंभ में भी आपको बताया कि स्वास्थ्य कारणों को लेकर आज भी जो गला है वो थोड़ा खराब है, यानी इस कोरोना काल में खांसी और जुखाम की जो शिकायत थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी और इसी कारण मैं आपके बीच नहीं आ पाया। और अब आपकी अगर स्वास्थ्य है वो अच्छा रहा तो आपके साथ निरंतर जुड़ा रहूंगा और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देता रहूंगा। आपको एक ही काम करना है,
मैंने जो मेरी तरफ से जो प्रयास किया है, उस प्रयास को और मुझे और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए आपको एक ही कार्य करना है कि हमारा जो वीडियो है आप जब उसे देखो तो उसे लाइक करो, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उस पर अपना जो कमेंट है वो भी छोड़ो और अपनी जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखो। इसके अलावा जो आपको 2 सुधार जो मेरे क्या है, उस दिन जो वीडियो बनाया था उस समय भी स्वास्थ्य जो था बहुत ज्यादा खराब था और इसी कारण जो 2 छोटी छोटी जो गलतियां हमारे से हो गई है उनमें भी आप सुधार कर लेना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।